तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। भाई आप वीडियो में देखने लग रहे हो, हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी हैं। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सब दर्शकों को भी नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कांग्रेस में अध्यक्ष बनने की चल रही है। कभी बृजेंद्र सिंह का नाम आ जाए, कभी किसी का आ जाए, कभी किसी का आ जाए। तो क्या इन सब के नाम आने से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या जानकार का नाम नहीं आता, कैप्टन अजय यादव जी का भी नाम आवा है, अगर हुड्डा साहब को साइड कर दिया जावा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे नई पार्टी बना लें या फिर भी सरकार कांग्रेस में बैठे रहे या भाजपा के साथ जा सकते हैं? देखो ऐसा है, अभी चाहे कोई हालात और कोई परिस्थितियां बनी, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, किसी को सीएलपी बनाओ, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि किसी भी माड़ी से माड़ी हालात आ जाए, उसके बावजूद 50% हिस्से में आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेगा कांग्रेस में, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं। लगातार आप ये देखो ना, पिछले 20 साल से एक आदमी कांग्रेस का सब कुछ सर्वे सर्वा वो है। पिछले 20 साल से, 20 साल बहुत हो जाती है, बच्चा जानता है तो उसका वोट बन जाता है। वोट बन, ठीक बात है। ठीक है, तो 20 साल जो हुड्डा साहब ने पकड़ बनाई, और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा 20 साल से वो एक्टिव है। लेकिन जितनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्ट्रॉन्ग राजनीति है, उतनी दीपेंद्र सिंह की है, आपको क्या लगता है? ऐसा है? देखो ऐसा है, भूपेंद्र और दीपेंद्र में दिन रात का फर्क है राजनीतिक रूप से। दीपेंद्र हुड्डा लोगों में ज्यादा रहता है, ठीक है, उससे लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एक आंखों देखी बात बता दूं जी, जो लोग हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर जाते हैं दिल्ली, ठीक है, उनमें से 70% तो ऐसे हुड्डा साहब से मिलते ही नहीं। ठीक है ना? क्यों नहीं मिलते? वो इसलिए नहीं मिलते कि अब एक तो उम्र ज्यादा हो रही है लगातार हुड्डा साहब की। दूसरा कारण ये है कि वे हर आदमी भविष्य देखता है, 5 साल बाद कौन आदमी हमारे लिए काम आ सकता है। देखो एक बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, मान लो भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी ना बनाई, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष भी ना बनाई, तो भी हालात और परिस्थितियां ये है कि दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार का सांसद है। पांव तो उसने जमा रखे कहीं ना कहीं, 5 बार सांसद कोई आदमी ऐसे नहीं बन जाता। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस में बहुत नेता ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें चाहे बृजेंद्र सिंह के लिए भी लगातार बयानबाजी चल रही है, कैप्टन अजय सिंह यादव के लड़के चिरंजीव राव के का नाम भी चल रहा है, राव दान सिंह का भी चल रहा है, ठीक है, एक रोहतक से ही है डॉक्टर विपिन सांगवान, उनका नाम भी चल रहा है। वो चाह रहे हैं कि भाई कोई बिना मतलब राजनीतिक परिवार के अगर किसी चेहरे को बनाए तो डॉक्टर विपिन सांगवान हो सकता है एक चेहरा। कुमारी शैलजा का भी चल रहा है, अशोक तंवर भी अपने प्रयासों में हैं। हुड्डा साहब ये चाह रहे हैं कि उनके खेमे का कोई बने दोबारा से, एटलीस्ट दीपेंद्र बन जाए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि दीपेंद्र को बनवाने से हुड्डा साहब को नुकसान है अभी आज के दिन। उसका कारण क्या है कि फिर सीएलपी हुड्डा साहब नहीं बनेंगे, और मेरा ये मानना है कि हुड्डा साहब को आज राजनीति के उस मुहाने पर हैं कि सम्मानजनक पद जरूर मिलना चाहिए। पार्टी की 10 साल से सेवा कर एक बड़ी बात बताता हूं आपको, 90 विधायक हैं हरियाणा के विधानसभा में। भूपेंद्र हुड्डा इकलौते विधायक हैं जो 6 बार के तो विधायक हैं, 4 बार के सांसद हैं, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 2 बार नेता विपक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और बताओ रुके चाहिए। उनसे अनुभवी विधायक तो 2 हैं, रघुवीर काद्यान 7 बार का और अनिल विज 7 बार का, लेकिन दोनों एमपी कभी नहीं बन पाए। हुड्डा साहब 4 बार एमपी भी हैं, ठीक है ना? तो उनसे वरिष्ठ कोई आदमी नहीं है। अब मान लो उन्हीं की पार्टी में, जिसमें 37 में से लगभग 30-32 विधायक उनके पक्ष में हैं, और अगर किसी उनसे बहुत जूनियर विधायक को कमान दे दी जाए तो फिर हुड्डा साहब पर क्या बीतेगी? मान लो दीपेंद्र हुड्डा को तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वो हट की बात आ गई। इस तरीके से अगर भाजपा सोचती तो क्या कामयाब रहती? वो भी मैं बताऊं आपको, बीजेपी आज सत्ता पक्ष में है, अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो बीजेपी में भी तोड़फोड़ हो जाती। ओके, ठीक है ना? आज मोदी ताकतवर है, आज कांग्रेस वाले क्यों बोल रहे हैं? छोटे छोटे नेता भी बोल रहे हैं, ठीक है। जब 9.5 साल मुख्यमंत्री था भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब कितने बोल रहे थे? अब वो देखो ना, राज सबसे बड़ी ताकत है राज में। ठीक है, हमारे 2 टॉपिक हुए। तीसरा टॉपिक अब ये चल रहा है कि गौरव गौतम की सीट पे कुछ दिक्कत है, और इधर से उचाना की सीट पर कुछ दिक्कत है, थानेश्वर में भी कुछ मामला है, और इंद्री वगैरह इन सीटों पर कुछ मामला है। अगर हम पर्टिकुलर गौरव गौतम जी और ब्रजेंद्र जी की बात करें तो क्या कहना आपने? देखो ऐसा है, 3 जगह मतलब मामला टाइट है, मामला कोर्ट में है, और टाइट इसलिए मान सकते हैं कि जो तीनों जगह, अब जैसे उचाना को ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। उचाना हिसार लोकसभा का पार्ट, और पूरे हरियाणा में सबसे कम वोटों से इसी सीट का अंतर रहा, 32 वोटों का।
ब्रिजेंद्र सिंह आईएएस भी रहे हैं, पढ़े लिखे अच्छे, और बल्कि टॉप जो आईएएस उनमें रहे हैं उस समय के, एमपी भी रहे हैं। उन्होंने जो याचिका लगा रखी है कि जो है 215 वोट 218-215 जो रिजेक्ट कर दिए उनको दोबारा से रिकाउंटिंग उनकी मोबिलाइज करो भाई। ठीक है जी। अगर उसमें वो रिकाउंटिंग हो जाती है तो रोड़ा तो सिर्फ 32 का है, पलट जाएगा मामला। ठीक है, अगर वो पलट गया तो साफ है। अब अगर जो पुलिस की खड़ी होना बिल्कुल ठीक है, तो मामला साफ है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मेरे को ये लग रहा है कि जिस ढंग से कोर्ट लगातार तारीख पर तारीख दे रहा है, जल्दी स्पीड से, तो हो सकता है ये फैसला ही बहुत जल्द हो जाए। ठीक है ना। पहले फैसला तो सिर्फ इस चीज का होना है कि वो रिकाउंटिंग होनी या नहीं। अगर वो रिकाउंटिंग होगी तो उसमें पेटा भर जाएगा दोनों तरफ से। दूसरा, पलवल में गौरव गौतम जो प्रदेश में कानून मंत्री भी है, खेल और युवा मामले और कानून डिपार्टमेंट है उसमें राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार। वहां करण सिंह दलाल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समदीवी है उसने लगा रखी है। और करण सिंह दलाल ने, वो इन चीजों के लिए फेमस है कि वो जिसके साथ एक बार भिड़ता है ना तो फिर वो लगातार भिड़ता ही रहता है। चौटाला साहब के साथ उसकी खूब भिड़ंत रही, राजनीतिक भिड़ंत। अब गौरव गौतम के खिलाफ उन्होंने जो लगा रखा है कि भाई उन्होंने धार्मिक उसमें वोट मांगे, ठीक है, उसमें ये है मेरा मानना, बाकी तो कोर्ट क्या फैसला देता है। अगर उसमें कोई ऐसा क्लू कोर्ट को मिलेगा तो वहां तो इलेक्शन रद्द हो सकता है, रिकाउंटिंग वो तो कोई मामला होगा नहीं, क्योंकि वो तो आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। ठीक है, ठीक है, वहां तो दोबारा क्या होगा। इतना सेंसिटिव मामला था? नहीं, आचार संहिता अगर उसने मांगे हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन है। वो तो जो आचार संहिता जो लगती है उसमें आप सरकारी बिल्डिंग में आप नहीं मांग सकते, आप कहीं मंदिरों में धार्मिक जगहों पर नहीं वोट मांग सकते, वो तो एक पूरा जो है परफॉर्मा था सारा। ठीक है। तीसरी जो है थानेसर में अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा लगातार 2 बार का वहां से विधायक था और अशोक अरोड़ा को हराया उसने। तो सुभाष सुधा मंत्री भी था नायब सैनी पार्ट 1 में और बहुत मामूली अंतर से वो चुनाव हार गई। उन्होंने जो लगा रखे, उन्होंने एक डाटा निकलवाया और ये तो बहुत सी सीटों पर निकल सकता है, मेरा जो मानना है। अगर और जो हारे हुए प्रत्याशी ना वो कोशिश करें तो निकल सकता है। दे रहे हो बाबू को भी आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना जी। तो वो आइडिया ये है कि उन्होंने जिन लोगों ने वोट डाले उसमें कुछ एक ऐसे लोग मिले जो विदेशों में थे उस समय, वोट डल रहे हैं, उनकी उन्होंने ट्रेवल हिस्ट्री निकलवा ली। ठीक है, वो इस दौरान भारत में नहीं थे। सुधा साहब ने काफी दिमाग लगाया। तो दिमाग तो देखो ये उनकी मेहनत तो है इसमें, ठीक बात है। कुछ एक ऐसे लोग भी थे जो एक्सपायर हो रहे हैं, उनके वोट भी पड़ रहे हैं। और ये तो वहां नहीं, ये क्या पता और हल्का भी हो रहा हो कहीं ना कहीं, अगर और कोई कोशिश करे तो। ठीक है। अच्छा, उम्मीद कैसे जगी ये बता देता हूं। आपने 2 मामले ऐसे हुए हरियाणा में जिनसे इन हारे हुए प्रत्याशियों को उम्मीदें जगी और जीतनियों की धड़कनें तेज होगी। एक तो पानीपत के लाखों बुवाना गांव में एक सरपंच का फैसला आया, ईवीएम में वोटों की दोबारा गिनती होगी, और जब वो गिनती हुई तो वो जो हार रहा था वो जीत गया और जीत हार गया, उम्मीदें जगी। दूसरा भी हिसार के आसी में एक गांव में एक फैसला आया कि वहां मरे हुए लोगों के वोट पड़ रहे हैं, और वो जो है आसी की अदालत में जज साहब ने वो रद्द कर दिया इलेक्शन। उसके बाद और उम्मीदें जगी। जिनकी ड्यूटी लगा है सरकारी कर्मचारियों, क्या उनको सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, देखो इसमें तो बहुत बड़ा, ये कोई एक हल्का कार्य एक नहीं, हंगामा भी देखा। इस कमरे में 5-7 आदमी बैठे हैं सरकारी कर्मचारी, कोई वोट गिर के चला गया, उनकी जांच तो उन्होंने करी नहीं, इसका मतलब ऐसा ना, या उससे पहले कोई सेटिंग हो चुकी? सेटिंग की वो नहीं है, मेरा जो मानना है वो क्या है कि वहां एजेंट भी बैठते हैं सारे कैंडिडेटों की। ठीक है, हर पार्टी का बैठते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि विशेषकर एक तो महिलाओं के वोट डल जाते हैं, क्योंकि गामा में तो इस चीज पे भी ऐतराज है ना भाई, ओला कर रही है, अगला मुंह नहीं उगाड़ना। ठीक है, जूतबाजियां भाई, हमारी बहू का मुंह देख लिया, बहुत जगह देखे है। ठीक है ना, इसलिए गामा में तो सरपंच वाला इलेक्शन बन जाता है और इसलिए हो जाता है। अच्छा, कई बार यूं भी है गामा में एक सिस्टम, वैसे तो सरकार ने कर रखा है आधार कार्ड लाओ, फलाना वोटर कार्ड लाओ, उससे वोट पड़ेंगे, लेकिन बहुत बार ऊं भी गिने हैं, गिरवा दो हाँ जानकार हो कह दिए एक एजेंट, हाँ जी गिर दो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गांव में नाम तो किसी ने कहे हैं रमलू और उसका नाम के बरा हो ज्ञानेश्वर, तो ज्ञानेश्वर तो उनको जानता है नहीं गांव में, समस्या ये है ना। अच्छा, शहर हम आपस में कौन किसने जाने है, तो जो बड़े जो शहर है ना उनमें तो वैसे कौन वैसे नहीं जानते, पड़ोसी नहीं जानता। बिल्कुल। ठीक है, आपने 3 सीट बताई और भी उसका मान लेते हैं हम। हाँ,
तो ये जो कोर्ट में मामला जाना अभी है तो ये और पेचीदा तब होगा मामला, आपको और बता देता हूँ जी। जो राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं ना, मैंने एटम बम तो फोड़ दिया, हाइड्रोजन बम ले आऊंगा, ठीक है, वोट चोरी को लेके, तो वो हरियाणा की भी कई सीटों पर फोकस है उनका। वे कहां कहां गड़बड़, क्या क्या इनपुट उनके पास आएंगे, वो होमवर्किंग उन्होंने शुरू कर रखी है। जब हरियाणा की सीटों के बारे में वो बोलेंगे तो असली हाइड्रोजन बम वो उस दिन फोड़ेंगे, उसके बाद तो और ज्यादा उछाल आ जाएगा मामले में। अच्छा, एक चीज और है, ये मैं फिर आपसे वही सवाल पूछना था, जो अब की बार ये विधानसभा की दोबारा कोर्ट में मामले जा रहे हैं, ये क्या पहली बार ही हुआ है? कई बार चर्चा चला कि हुड्डा साहब के टाइम में भी ऐसा था, चौटाला साहब के टाइम में भी ऐसा था, देवीलाल साहब के टाइम में भी ऐसा था, क्या ऐसे पहले भी हुए हैं या आपकी बार पहली बार ही ऐसा यो पंगा सा छिड़ा है? ना बहुत बार होते हैं ये तो। आप एक बात बताओ, चौधरी बंसीलाल ने और धर्मवीर सिंह ने 1987 में चुनाव लड़ा था तो शाम से, और उसमें धर्मवीर सिंह जीत गया। उसके बाद वो कोर्ट में चला गया, वो मंत्री भी रहा, वो सरकार चली लगभग 4-1 साल के आसपास, ठीक है, और उसके बाद वो फैसला आ गया बंसीलाल के पक्ष में, अगर इतने एमएलए रह लेंगे, हाँ जाओ बाद में। हुड्डा साहब के टाइम में भी 5 विधायक, फिर उसके बाद हुड्डा साहब से पहले बता देता हूँ आपने, चौटाला साहब के राज में राज्यसभा की सीट को लेकर कुछ निर्दलीयों ने किरण चौधरी का समर्थन कर दिया था। किरण चौधरी कैंडिडेट थी कांग्रेस की, ठीक है, वो विधानसभा स्पीकर ने फिर उनको डिसमिस कर दिया, फिर वो मामला भी ऐसे ही रहा। फिर हुड्डा साहब के राज में 5-6 एमएलए बने थे हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल की, चौधरी भजनलाल की पार्टी की, उसमें से 5 कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस सरकार में। वो मामला चला कोर्ट में लगातार, ठीक है, चलता रहा, तारीख पे तारीख, लगभग 5 साल निकाल गया उनका, कि मैं उसमें 2 मंत्री भी रहे, राव नरेंद्र सिंह और सतपाल सांगवान, विनोद ब्याना सीपीएस भी रहा, धर्म सिंह छोकर था, जिलेराम शर्मा था, ये 5 आदमी थे। जिलेराम शर्मा का एक बड़ा खास रिकॉर्ड और है, वो भी बता दूं मैं, बता दो जी, ठीक है। वो एक ऐसा विधायक बना जिसकी जमानत जब्त थी, ठीक है, हाँ, मतलब 2009 के चुनाव में उस सीट पर जितने कैंडिडेट खड़े थे, हारे जीते, सबकी जमानतें जब्त थी, जमानत जब्त के बावजूद वो विधायक बन रहा था। तो ये भी बताओ कैसे हुआ? ठीक है, यह होया क्या कि वहां जो 5-6 कैंडिडेट थे ना, वो सारे हम काटा मुकाबला था, किसी का 12,000 वोट, किसी का 13, किसी का 14, किसी का 15, किसी का 18, सबका बराबर सी आई, सबका बस बराबर 1000-2000 का फर्क था, ठीक है। तो ये भी अपना आप में एक रिकॉर्ड है जिसका बहुत कम लोगों को पता है। ये तो मैंने पहली बार पता लगा, सबकी जमानत जब्त, सबकी जमानत जब्त, बिल्कुल, और फिर भी विधायक बन गया, ठीक है, मान्य है वो विधायक, हाँ मान्य है, क्योंकि वोट ज्यादा। मान्य तो ये है ना भाई, जिसका वोट ज्यादा, अपने भारत में जो संविधान में जो है उसमें ये तो है नहीं भाई इतने % वोट आने चाहिए, सबसे ज्यादा आने चाहिए, उसमें तो सबसे ज्यादा आने चाहिए, 10% हो, 10 वाला भी जीत जाएगा। ये तो 33 वोट थे, तो ये इसका 10-12% वोट पाऊंगे, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो कौन 12-13 होंगे, ठीक बात है, जो टोटल वोट थे उसका, तो जीत गया। अच्छा, तो ये इस तरह से चलता रहता है। पीछे भी जब इंद्रजीत दहिया का जो इलेक्शन 3 वोटों का डिफरेंस रह गया था, ठीक है, जयतीर्थ दहिया के मुकाबले, उसका भी चला मामला बड़ा लंबा चौड़ा। तो ये चलते रहे हैं, क्योंकि जो हार जाता वो हारनिया खाली थोड़ी बैठेगा, हाथ तो मारेगा, वो हाथ पैर मारेगा, हर संभव कोशिश करेगा, हर करनी भी चाहिए, एक्सरसाइज जरूर, क्या पता सोता जाए, ये उन्होंने सुतारे उसमें एक आपको एक बड़ी, तो कई बार यूं करें अभी कि अगर भाजपा चाहोगी तो देवेंद्र अत्री बना रहेगा, भाजपा नहीं चाहोगी तो यू लटक जाएगा। हालांकि मामला तो कोर्ट के हाथ में है, अब शायद वो सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। देखो नेचुरल बात है, वो अगर हार गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो तो कौन सी पार्टी हार जी हो, वो तो जाओगे। अगर ब्रिजेंद्र सिंह उस चीज में हार गया, रिकाउंटिंग नहीं की, तो ब्रिजेंद्र सिंह चला जाएगा, अगर उन्होंने रिकाउंटिंग जज साहब ने मान ली तो सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र अत्री चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, जहां तक भाजपा का सवाल है, ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं हैं सारी, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब एक परसेप्शन इस ढंग का बन रहा है देश में कि भाई सरकार सबसे ताकतवर है। हाँ, और वो एक और बहुत, मैं उस दिन बल्कि देश की संसद में था, आपको बड़ी एक गजब बात बताता हूँ। जो लोग यूं कहते हैं ना भाई MP MLA ये कुछ नहीं है, सबसे पावरफुल MP है। एक सिटिंग जज के खिलाफ महाभियोग ला दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ, और उस दिन मैं उस चीज का खुद गवाह था। मैं वहां संसद की कार्रवाई देखने के लिए जा रहा था जिस दिन ये महाभियोग आया, तो उस दिन ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल अगर कोई संस्था है तो वो संसद है, क्योंकि कोई जज किसी MP को महाभियोग नहीं ला सकता, लेकिन वो सर्वसम्मति से आया। लेकिन वो रेयर ऑफ द रेयर केस में ऐसा हुआ है, नहीं हो तो गया ना, बात तो ये है सबसे पावरफुल कौन है, ठीक बात है बस। अच्छा, फिर अब भाजपा के मंत्रियों की बात करें तो क्या कहना चाहोगे, कौन कौन से मंत्री किसने ठीक चल रहे हैं, कितने घाट चल रहे हैं? और आपकी एक रील और देखी थी जिसमें आपको थे कि कैप्टन अभिमन्यु भाजपा छोड़ सकते हैं, मतलब आपकी वीडियो में कई बार कुछ नहीं हो जाए यार, भाई साहब क्या बोल रहे, कैप्टन अभिमन्यु क्यों छोड़ेंगे बीजेपी?
तो क्या वो कांग्रेस में जाऊंगे? देखो उसमें दरअसल असली कहानी क्या थी, वो तो पूरा वीडियो मैंने बनाया था। मैंने छोटी सी रील देखी थी। छोटी ही देखी थी, इसलिए वो सारा नहीं समझ पाया आप। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे तो हरियाणा में 22 जिले, लेकिन संगठन के हिसाब से उन्होंने 27 जिले बना रखे हैं, 5 जिले एक्स्ट्रा बना दिए। ठीक है। उन 5 में एक हिसार में 80 बना दिया। और बड़ी गजब बात मैं बताऊं कि जब से वो 80 जिला बनाया, 80 का जिला प्रधान अशोक सैनी को बनाया, तब से भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे 80 जिले में मूल बीजेपी का जो सबसे बड़ा नेता है वो कैप्टन अभिमन्यु है। ठीक है। क्योंकि इसमें 3 हल्के हैं, 80, बरवाड़ा और नारनौंद। बरवाड़ा से जो बीजेपी का कैंडिडेट था विनोद ब्याना, वो दल बदलू है, कई पार्टियों में रह लिया, कोई मूल भाजपाई नहीं है। दूसरा है बरवाड़ा का रणबीर गंगवा, जो कैंडिडेट है, जो मंत्री भी है सरकार में, वो भी दल बदलू है। ठीक है, मूल भाजपाई नहीं है। तीसरा आ गया नारनौंद। नारनौंद में पिछले 4 चुनाव लगातार कैप्टन अभिमन्यु लड़ चुके हैं, 3 हारे और 1 जीते हैं। वो मूल भाजपाई है, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु ने जिंदगी में और कोई पार्टी में शामिल ही नहीं हुआ। 1997-98 में, 98 से जब से उसने राजनीति में कदम रखा है, तब से वो बीजेपी में, तो वो मूल भाजपाई है। उसके बावजूद, जिसका मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा, 80 में अशोक सैनी के जिला प्रधान बनने के बाद वो एक मीटिंग में भी नहीं आया है बीजेपी की। ठीक है। यहां तक कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली आया ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए, तो भी वो नहीं आया। पार्टी का प्रदेश का महामंत्री, जो 80 का प्रभारी है महामंत्री के नाते, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, वो आया तो भी नहीं आया। पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, अब सेवा पखवाड़ा चल रहा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, ठीक है, कैप्टन अभिमन्यु कहीं नहीं आ रहा। तो इसका मतलब या तो वो पार्टी से नाराज है, या पार्टी वाले उसको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं बुला रहे। एक बात तो है। नहीं तो आप एक बात बताओ, जो आदमी 4 योजना से वहां से चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुका है, कैबिनेट का मंत्री रह चुका है, मुख्यमंत्री का दावेदार था, और उसके बावजूद वो लगातार मीटिंगों में ना आना। और ना केवल कैप्टन अभिमन्यु, उसके जो कई निजी से आदमी है ना, वो भी बहुत कम आ रहे हैं। वो कभी कभार आ गया, एक अलग बात है। और उसके पीछे मैंने बड़ा जब अध्ययन कराया कि असली कहानी क्या है, कि कैप्टन साहब नाराज हैं या पार्टी उनको इग्नोर कर रही है, तो उसमें जो निकल के आया कि दोनों बातें सच हैं। कैप्टन साहब भी नाराज हैं लोकल जो बॉडी है उससे, और पार्टी उनको इग्नोर कर रही है। उसमें भी एक तर्क बता देता हूं आपने। जिला प्रधान समेत 80 में 22 पदाधिकारी बनाए गए। और बड़ी गजब बात बताऊं, 3 हल्के हैं, अगर एवरेज भी निकालें तो 7 तो एक हल्के का बांटा हो ना, ठीक है। और उन 3 में 2 जगह सिटिंग विधायक हैं बीजेपी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश के प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, तीनों बार बार एक बात कह रहे हैं कि जो हम सीटें हारे हैं, जिन 42 सीटों पर पार्टी हारी है, उन 42 को भी अगली बार जीतने के लिए हम प्रयास करेंगे। हमने काम शुरू कर दिया, बाकायदा एक विधायक मंत्री की वहां ड्यूटी भी लगा रखी है, जिसको शैडो विधायक बोल रहे हैं, लगा रखी ना। नारनौंद में भी लगा रखी है। जहां पार्टी हार रही है वहां से केवल 4 पदाधिकारी ले रखे हैं 22 में से, और वो जो 4 ले रखे हैं उनमें से भी 3 ऐसे हैं जिन पर कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, और एक जिसको बनाया है जो कैप्टन अभिमन्यु जिस पर खुश थे, वो उसको जो पद दिलाना चाह रहे थे वो पद नहीं दिया। और बड़ी गजब बात बता देता हूं, 80 को लेके ऐसा मामला हो रहा है। अब बरवाड़ा हल्के में लगभग 7 पदाधिकारी बना रखे हैं जो जिला टीम है, 6 बरवाड़ा शहर के हैं, बाकी काम कहां जाएंगे। मतलब जिला प्रधान ने जो कार्यकारिणी बना रखी है अपनी, वो टोटली असंतुलित टाइप की, ठीक है ना। उसमें एक शख्स, उनके जो जिले की जो ओवरऑल जो टीम है उसमें एक ऐसा है, वो जिले की टीम में भी है। सीएम विंडो का एमिनेंट पर्सन बनाना, उसमें भी उसका नाम। ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाना, उसमें भी उसका नाम। मतलब अपने जो नजदीकी है उनको पूरी तवज्जो, और जो मूल कैडर है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। तो इसलिए कैप्टन अभिमन्यु, मेरे पास जो सूचना, वो नाराज हैं जिला सिस्टम से, और इग्नोर उनको इसलिए कर रखा है। एक जिला प्रधान, मेरा मानना है ये निजी रूप से, कि एक जिला प्रधान की कभी कोई इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो पार्टी के इतने सीनियर नेता को इस तरह से इग्नोर कर दे। कहीं ना कहीं उनको भी कोई बैक मिल रही होगी, वरना तो जो जिला प्रधान है वो तो बहुत जूनियर है कैप्टन अभिमन्यु के मुकाबले। राजनीति में सीनियरिटी का तो एक देखो लेवल है।
आज अनिल विज सबसे सीनियर विधायक है बीजेपी का, चाहे उसके काम बनो ना बनो, लेकिन सारे एमएलए उसकी इज्जत तो करते हैं। राम राम तो बच जाए, राम राम तो करें सारे बस। लेकिन आज तो कैप्टन साहब ने वो सिस्टम ही नहीं बन पा रहे। राम राम तो सीधे होगा ना जब वो मीटिंग में आओगे। अच्छा, अब जो भाजपा के जो मंत्रीगण हैं उनको लेकर आपकी क्या धारणा है? मंत्रियों को लेके ये हटेंगे या नहीं हटेंगे, किसका काम ठीक है किसका काम नहीं है, सारा निष्कर्ष। हमने एक वीडियो पहले भी आपसे चर्चा करी थी जी, उसमें भी ये बात कही थी कि 1 साल जैसे ही होगा इनको, उसके बाद इनका रिव्यू करेगी पार्टी। क्योंकि ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि जो प्रदेश प्रभारी हूं डॉक्टर सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, उन सब ने ये बात कही है, ठीक है, बाकायदा। और अभी 1 साल हो जाएगा। तो एक बड़ी गजब बात बता हूं, आज सरकार के मंत्रियों की ये हालात है, जो 13 मंत्री हैं, कई आगे तो लोग नाम भी गुंजान दे, शक्ल देखना तो बहुत दूर की बात। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और कई मंत्री तो ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पूरे हरियाणा के सारे 90 के 90 हल्के हैं दौरे तक भी नहीं करे, साल हो गया। वो मंत्री अपने हल्के के बने बैठे हैं या ज्यादा से ज्यादा अपने जिले के। ठीक है ना। और सरकार भी पता है क्या कर रही है, ये मुख्यमंत्री की और जो सीएमओ में बैठे लोग हैं उनकी भी एक मैं कमजोरी मान रहा हूं। बीजेपी लगातार कार्यक्रम तो कर रही है, सरकार भी लगातार कार्यक्रम कर रही है, लेकिन जो मंत्री जिस जिले का उसी को मतलब उसमें चीफ गेस्ट बना देते हैं। अगर उसने दूसरे जिले में भेजे तो कम से कम वो, और नहीं तो उस बहाने उस जिले में तो जाया होगा, उनको जाना नहीं, हाजिरी तो लग जाएगी। हाँ, कम से कम हाजिरी तो लग जाएगी, उसके डिपार्टमेंट वाले भी चौकन नहीं रहेंगे कर्मचारी। ठीक है, वो चीजें बन नहीं रही। उसी में अब हिसार है, कोई भी काम हो रणबीर गंगवा चीफ गेस्ट, ठीक है, जींद है कोई भी काम हो डॉक्टर कृष्ण बिड्डा डिप्टी स्पीकर है उसको लगा दिया, सिरसा है कोई भी है कृष्ण बेदी को लगा दिया, फतेहाबाद कोई भी लोकल एमपी सुभाष बराड़ा उसको लगा दिया, भिवानी श्रुति चौधरी को लगा दी, दादरी धर्मवीर सिंह को लगा दिया, महेंद्रगढ़ आरती राव को लगा दिया, पलवल गौरव गौतम को लगा दिया। मतलब जो जड़े का होड़े, मनोहर लाल खट्टर साहब को करनाल लगा दिया। भाई खट्टर साहब को कदे हिसार का लगाओ, कदे भिवानी का लगाओ, इस बहाने लोग उनके दर्शन कर लेंगे। वो चीजें कर नहीं रहे। तो अभी जितने मंत्री हैं, देखो सारे डिपार्टमेंटों में आप देख लो जी, आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जो आम जनता है वो जितनी खुश होनी चाहिए थी उतनी तो है नहीं, क्योंकि बाढ़ में हमने देख लिया अभी, ठीक है, किस ढंग से सरकार की सारी तैयारियां सब कुछ धैर्य का धैर्य रह गया। और अब अगली सुन लो, अब इस बाढ़ की वजह से लगभग रोड सारे खत्म हो गए। ठीक है, वो कौन सुधरे नहीं, ये है समस्या। इसलिए मंत्रिमंडल में तो फेरबदल होगा। कौन कौन से मंत्री रहेंगे, कौन कौन से तो अभी देखो, तो परिस्थितियां कर दो, फिर मैं फोन करेंगे। मेरे दौर तो सारे करे हैं, बिठा दो भड़क। मेरे दौर तो सारे करे हैं, ठीक है ना। जिसका भड़क बिठाई वो फोन करेगा, बिल्कुल। भड़क तो मैं कंप्रोमाइज क्यों करो उनकी भड़क। मैं तर्क के माध्यम से बात रखता हूँ। अब भी आपने जितनी बात करी है ना, ठीक है, हर चीज का मैंने आपको एक लॉजिक दिया, भाई ये कारण है। मंत्रियों के, जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा ना, अब मैं जो समझ पा रहा हूँ, अब कई मंत्री ऐसे हैं, अब श्याम सिंह कमजोर कड़ी कौन और मजबूत मंत्री कौन? देखो मैं बताऊं आपको, जो सबसे कमजोर जो 2 कड़ी हैं वो तो सुन लो, अनिल विज और श्याम सिंह राणा, क्योंकि दोनों बुजुर्ग हो लिए, शांत चित्त मन हो लिए, दोनों जो है अब इस ढंग के हो गए। अनिल विज साहब तो मुख्यमंत्री बन के बात करना ना, मेरे ख्याल में तो बीजेपी वाले बनाऊंगा नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो क्योंकि अगर बनाना होता तो जिस दिन मनोहर लाल खट्टर साहब हटे उस दिन उन्हीं को बनाते। नायब सैनी को जब बना दिया तो अब मन नहीं लग रहा कि वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तो ये देखो बुजुर्ग हो चुके हैं, इसमें कोई कतई को दौर रिटायरमेंट घोषित, क्योंकि एक एनर्जेटिक आदमी चाहिए। अनिल विज साहब ठीक है ना, चलो नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। अभी तो कोई जोशीला साहब मेरा क्यों नाम काटो आप। मैं तो कौन हूँ नाम कटनिया, नाम कटनिया तो मोदी है, ठीक है। अब फिर आपने जिक्र करा राणा साहब का, श्याम सिंह राणा है कृषि मंत्री, हरियाणा डूबया पड़ा, किसान हाहाकार कर रहे, बताओ कितने गामा मंगाया कृषि मंत्री हरियाणा का, ठीक है ना। फिर ऐसे कृषि मंत्री का क्या फायदा है। अनिल विज साहब बिजली मंत्री हैं, हाहाकार मच रहा है, कहीं कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ मंत्री है रणबीर गंगवा, ठीक है। रणबीर गंगवा का भी आप ये देख लो कितने करोड़ बन रहे हैं, ज्यादा दूर ना जाओ, जहां हम बैठे हैं ये रणबीर गंगवा का पुराना हल्का था, ठीक है। ये रणबीर गंगवा गांव अपने बिल्कुल सीम के लागण लग रहा है, ठीक है। हरीश रोड के हालात देख लो आप, ज्यादा दूर मत जाओ, तो फिर क्या फायदा, क्या आउटपुट है। पब्लिक हेल्थ इनके पास है, पब्लिक हेल्थ में देख लो आप, हर जगह जैसे ही एक बारिश होती है और उसके बाद पानी देख लो कितना खड़ा रहता है। जो सीवरेज वाला डिपार्टमेंट है वो पब्लिक हेल्थ पे है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3 मंत्रियों की तिकड़ी है, विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम, ठीक है। उन 3 में से गौरव गौतम को तो हम ये मान सकते हैं
कि उनके पास जो डिपार्टमेंट है उसमें वो ठीक चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन राजेश नागर का तो लोगों ने यही नहीं पता मिलेगा, ज्यादातर हरियाणा रहने भाई, ये भी कोई मंत्री है अपना हरियाणा में। ठीक है, विपुल गोयल का कोई आउटपुट बता दो। ज्यादातर मंत्री तो ऐसे हैं सारे रिपीट दिया आपने, जिनका कोई आउटपुट दिख ही नहीं रहा। सच्चाई तो ये है ना, शाम को 6 से 8 फोन कर सकते हैं जिनके पास जी। ना फोन तो कोई नहीं कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अब राव नरबीर सिंह एक मंत्री हैं, वो खुद ही यूं कह रहे हैं कि भाई मेरी सरकार है लेकिन मैं नहीं करवा पा रहा काम, उनका वीडियो वायरल है। तो फिर मंत्री बनने का फायदा क्या है, ये नहीं समझ हमारी बात। ठीक है, वे कम से कम आपको कमान दी गई है, आप काम करके तो दिखाओ। एक बड़ी गजब बात मैं बताता हूं आपको, बहुत नेता हमने ऐसे देखे हैं जो अफसर को यूं काम भी नहीं कहते भाई यूं करना है, वो उसके इशारे से समझ जाता है इस आदमी का काम करना रिश्का नहीं करना। लेकिन ये इशारे तो जिद करेंगे ना जब ये कड़े जाऊं है, जाते नहीं। तो आपने तो सारे मंत्री लपेट दिए, कोई एक आधा अच्छा हो तो वो भी बता दो, नहीं लपेट दो सब उठा। देखो जो सही काम कर रहा है आप उसकी तारीफ भी करनी है, ठीक है। इतनी तारीफ सुनी नहीं है, सुना तो किसी का। देखो तारीफ की मैं बताऊं आप जी, अब मुख्यमंत्री है नायब सैनी, किसी का काम बनो ना बनो मिले जरूर, कम से कम वो मिल रहा है ना, ये बात सही है। लोगों का क्यों पेटा तो भर जाओ है कि भाई वो भारत मुख्यमंत्री के हाथ मिला लिया। हाँ, काम कितने 1% लोगों का काम भी नहीं है, ठीक बात है, ठीक है ना। चंडीगढ़ जो लोग जाओ हैं उनमें तो 70% तो सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए जाओ है। अरविंद शर्मा की क्या स्थिति? ठीक है, अरविंद शर्मा का भी मेरा तो ये मानना है कि कोई जितना उनमें कैलिबर था वो उसका कुछ भी नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए। वो तो दादा गौतम के लिए भीड़ बढ़ा के रह लिए, दादा गौतम का ओडे राजनीति मामला से खराब हो गया, उनका खराब हो गया ना, डाउन बिल्कुल बिल्कुल डाउन है, कोई शक नहीं है इसमें। नहीं तो एक समय ऐसा था, अरविंद शर्मा तो एक ऐसा नेता है जो 3 लोकसभाओं से एमपी है, जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को चुनाव हरा रखा है, कोई छोटी चीज थोड़ी है, ठीक है। और फिर वो आदमी जुलाना और यमुनानगर से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ता है, उसके बाद गोवाना से बीजेपी की टिकट पर एमएलए बनता। आप ये देखो ना कितने हल्के में घूमे अगला, लेकिन उसके बावजूद वो प्रदेश स्तर का नेता नहीं बन पाया। कोई तो कमी है, नहीं तो बीएसपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर था। आज बताओ आज कहां है सिस्टम। फिर और आ जाओ आप, अब कृष्ण बेदी है भाई, ठीक है, उसको डिपार्टमेंट ऐसे दे रखे हैं जो ज्यादातर लोगों का काम के नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो उसके पास मोस्टली जो डिपार्टमेंट है वो जो एससी बीसी समाज के लोग हैं उनके लिए पेंशन वाले हैं, ठीक है जी। और लेकिन उसके बावजूद वो कम से कम जनता में तो रहता है। मैं आपको एक आंखों देखी बात बताता हूं जी, लगभग मंगलवार बुधवार को मैं चंडीगढ़ चले जाता हूं और लगभग जितने मंत्री हैं सब कहीं देख के आता हूं भाई किसकी कितना किमें है नहीं है, कोई लोग भगाओ नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी के रहती तो कृष्ण बेदी के रहती, चाहे उसकी कोठी हो चाहे सेक्रेटरीट में उसका कार्यालय हो। भीड़ होना अलग बात है, लेकिन काम हुआ है कि नहीं? काम तो एक बात बताओ ना, जिसको जो काम करेगा उसे तो भीड़ होगी। आप ये भी चीज देखो, अगर मान लो किसी ना काम है, वो 1 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 5 बार चलेगा, रोज थोड़ी जाओगे, अगर अगला उसकी बातें नहीं सुनेगा तो, ठीक है ना। कई मंत्री तो ऐसे हैं वो एकले बैठ रहे हैं, ये एक आधा बस को चिल्ला चपाटा बैठ गया। बात करना अध्यक्ष बने की, अच्छा महिपाल ढांडा की बता देता हूं आपने। हाँ, अब महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री है जी, ठीक है, हालांकि शिक्षा के मामले में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बस उसका इतना है कि वो लोगों से मिल ठीक ठाक रहा है, लेकिन जो उसको डिपार्टमेंट दे रखा है उसमें वो कुछ कर तो पाया नहीं। उसको तो कृषि मंत्री बना देना चाहिए, कृषि और पशुपालन मंत्री, ठीक है ना, तो ज्यादा ठीक रहेगा। बात करें बीजेपी के अध्यक्ष बनने की बात चल रही है, अभी कौन बनेगा? कई बार ऐसी रील भी देखने मिला है कि कृष्णलाल पवार मिले उनसे कई बार चर्चा चला है, कृष्ण बेदी जी की भी कभी चर्चा में आवे है, रामविलास शर्मा जी भी, और कभी ये भी कहा कि किसी जाट नेता को भी, या जिसमें अब कैप्टन अभिमन्यु उसका है या संजय भाटिया जी हैं, किसको अध्यक्ष पद का तोहफा मिल सकता है? देखो, ना तो रामविलास शर्मा बने मन जो लग रहा है, ठीक है, ना कृष्णलाल पवार बने, ठीक है, ठीक है। अभी जो आज के दिन जो हालात दिख रही हैं, मेरा ये मानना है कि या तो डीएससी में, डीएससी मीन्स कोई वाल्मीकि दानक इस समाज से, कृष्ण बेदी, हाँ कृष्ण बेदी वही डीएससी सही है, बिल्कुल वही है सबसे बड़ा चेहरा, ठीक है, और या जाट। आज के दिन जो परिस्थिति है, जाट हो तो कौन? मेरे हिसाब से जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल,
जो पीछे वित्त मंत्री और कृषि मंत्री था, उसको बनाया जा सकता है, और वो काबिल भी है इस मामले में, एक्टिव भी है, चला भी सकता है। कारण बताता हूं उसको आपको जी, जिसपे, क्योंकि मैं जो भी कोई बात कहता हूं बिल्कुल तार्किक बात कहता हूं। सही बात है। पिछली बार 2019 से 24 तक 3 उपचुनाव हुए, बड़ौदा, एलनाबाद और आदमपुर। मंत्री तो बहुत थे, जेपी दलाल जीन था पिछली टर्म में, यानी 2019 के जनवरी में था वो, मनोहर पार्ट 1 में। मंत्री तो बहुत थे सरकार में, जेपी दलाल से सीनियर मंत्री भी थे, लेकिन तीनों चुनाव में जेपी दलाल को इंचार्ज रखा गया। आप ये चीज देखो, ठीक है। इसके अलावा जेपी दलाल जब कृषि मंत्री था या जब वित्त मंत्री था, उसका कार्यकाल आप उठा के देखो। आज जो किसानों की हालात बन रही है ना, कि पानी नहीं निकल रहा, मोटर नहीं है, कहीं कृषि मंत्री जाना है, देखा अपन, जबकि जेपी दलाल खुद में वहीं था, मैंने भी देखा है, कई गांव में खुद गया है और तुरंत अधिकारियों को कहा है कि तुरंत निकालो पानी, वहीं डीसी को उनको बुला के। ये होता है किसान की आवाज उठाना। तो जेपी दलाल एक चेहरा हो सकता है जो मजबूत दिख रहा है, या दूसरा चेहरा एक और भी है, वो सुरेंद्र पुनिया हो सकता है। सुरेंद्र पुनिया जो प्रदेश का महामंत्री है फिलहाल, क्योंकि बीजेपी की एक पॉलिसी रही है, पिछले कई बार हमने ये देखा है कि जो आदमी प्रदेश महामंत्री है उसको प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, पवन सैनी भी प्रदेश महामंत्री थे, बताता हूं आपने, क्या उनको नहीं बनाया जा सकता? तो बने नहीं सकता सैनी तो दूसरा, सीएम भी सैनी, प्रदेश अध्यक्ष भी सैनी, दोनों कैसे बनेंगे? फिर बाकी कहां जाएंगे? मैं आपने पहले एक बात बताई ना, जातीय समीकरणों पर चल रही है हरियाणा राजनीति, ठीक है। और वो उसी हल्के से विधानसभा का उसने चुनाव लड़ा है जहां पहले नायब सैनी मुख्यमंत्री थे, एमएलए थे, और नायब सैनी ने उसके हल्के से लड़ा है, वो लाडवा से था। लाडवा और नारायणगढ़ दोनों आपस में बदल ली, ठीक है। बल्कि इसकी पवन सैनी की तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक कुर्बानी होगी, राजनीतिक हत्या होगी। हाँ होगी, नहीं तो वो अगर लाडवा से लड़ता तो जीत जाता। नारायणगढ़ उसके लिए नया हल्का था। लेकिन पवन सैनी की खासियत है, आज भी 1 साल हो गया इलेक्शन को, आज भी वो नारायणगढ़ में लगातार रह रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं और वहीं पे लग रहे। उसका कारण है ना एक, अब लाडवा में तो उनके पास विकल्प नहीं बचा, वे मुख्यमंत्री अपनी सीट पर छोड़ेगा, बात सारी ठीक है जी, लेकिन कई बार हालात और परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अब लाडवा तो सीएम साहब छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तो अगला चुनाव भी नारायणगढ़ से लड़ना पड़ेगा। मैं एक बार पवन सैनी जी के साथ बैठा था कहीं पे कुरुक्षेत्र में, तो मैं बोला कि जी 2022 की बात है, 22-23 की, मैं बोला पवन जी क्या लगा है 2024 के इलेक्शन का? बोला 100% भाजपा होगी, हमारी स्थिति नहीं है। अब ऐसी स्थिति, किसान आंदोलन हो चुका है आपका, इधर से फिर कोरोना भी जा चुका है, और इतनी बुरी स्थिति में आपको भाजपा होगी। बोला जगदीप आप देखना कि भाजपा किस तरीके से काम करेगी और लोग वोट देंगे, और 100% 2014 से बड़े मैंडेट से भाजपा आएगी। उसके बाद में उसे 7-8 बार मिला और उन्होंने हर बार मेरे को कहा जगदीप तू देखता जा, भाजपा जीतेगी, लोग वोट देंगे। अब जब भाजपा जीती तो मैंने उनके पास फोन कराया, बोले जगदीप भाजपा आ गई, माजी कमाल कर दिया। नहीं वो तो देखो, उन्होंने कहा 2047 तक का मैंडेट है, भाजपा जाएगी नहीं। देखो 47 का तो आगा किसने की विराकी होगा, ठीक है, लेकिन बीजेपी की 2 बड़ी खास बात है जिसकी वजह से बीजेपी राज बना रही है, वो है मार्केटिंग और मैनेजमेंट। बीजेपी को मैनेजमेंट करनी आ रही है, बीजेपी मार्केटिंग कर रही है, जबकि कांग्रेस इन दोनों मामलों में बड़ी फिसड्डी से भी और पीछे, ठीक है ना, डी ग्रेड से भी आ F, ना कोई मार्केटिंग ना कोई मैनेजमेंट, कुछ नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए सिस्टम डावाडोल है। वरना तो आप एक बात बताओ, बीजेपी आज जो 48 जीत रही है, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान केवल इसलिए है कि वो कांग्रेस की वजह से जीत रही है। कांग्रेस ने कई जगह गलत कैंडिडेट उतार दिए, कई जगह कांग्रेस की आपसी फूट, ठीक है, कई जगह प्रचार ना करना, बहुत कमियां रही, एक नहीं तो बीजेपी कहानी थी। लेकिन ये सच्चाई है कि तीसरी बार लगातार आई है। कम से कम आप एक चीज देखो भाई, आज हम ये चीज सब कह देते हैं भाई कांग्रेस की वजह से आ गई, लेकिन बीजेपी ने भी तो कुछ ऐसा कराया है जिससे वो 20, 25, 30 टिकटों का तो उसका जुगाड़ था, सारी ये थोड़ी कांग्रेस ने जिता दी। ये बात है, ठीक बात है, बीजेपी ने कुछ तो कराया है, अच्छी बात। अब मैं एक उदाहरण देता हूं लोगों को, भाई बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो मोदी के विरोधी, लेकिन मोदी ने कई काम तो ऐसे करे हैं जो आदमी कोई सोच ही नहीं सकता, डिनाई भी नहीं कर सकता। अब 2-2 हजार रुपए जो किसानों को दे रहे हैं, 6,000 रुपए एक किसान को साल में, आज से पहले भी तो सरकारें थी, एक ने भी नहीं दी। भाई देखो, चाहे कोई उसका विरोधी हो, उसका विरोधी के भी खत्म जा रहे हैं ना,
काम तो बढ़िया करे उसने, ठीक बात है। ठीक है। कई काम ऐसे हैं, कोई ऐसे भी हैं जो वे नहीं लोग मान रहे उन कामों को सही की, लेकिन जो सही है उसकी तो सराहना करनी चाहिए। अब नायब सिंह सैनी की हमने एक बात बिल्कुल क्लियर बता दी, वो कम से कम मिलता तो है सबसे, हंस के मिलता है, नहीं तो सीएम के दर्शन दुर्लभ होते हैं। बिल्कुल, बहुत बार देखा हमने। अब की बार तो राजनीति में बहुत बड़े बड़े मामले से लग रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, इलेक्शन नहीं है पास में जी, रोहतक लेना कब्जे में चल रहा है और कुछ सीटों पे गर्मियां चल रही हैं। तो ऑल ओवर अगर आप शुरुआत करा चौटाला साहब की जो रोहतक में एंट्री मार रहे हैं जी, वैसे तो देवीलाल जी का जन्मदिन में हर वर्ष अलग अलग जगह पर मनावा है, क्या रोहतक विशेष है या रूटीन का पार्ट है? देखो वैसे तो ये रैली एक रूटीन का हिस्सा है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब जीवित थे जी, तब भी हर साल चौधरी देवीलाल की जयंती मनाया करती, ठीक है, सम्मान दिवस के रूप में। पहले तो लगातार उन्होंने कई साल 25 सितंबर को मनाई जी। उसके बाद एक बार ऐसा मौका भी आया कि फिर उनके दिमाग में ये आ गया, क्योंकि सलाहकार नेताओं को कई बार अच्छी सलाह भी दे देते हैं, कई बार गलत सलाह भी साबित हो जाती है, तो उनको इस तरह की सलाह दी गई कि हरियाणा बनाने में सबसे बड़ा योगदान चौधरी देवीलाल का है, और फिर वो 1 नवंबर को भी करनी शुरू कर दी उन्होंने, 25 सितंबर के बजाय 1 नवंबर। इस बात का, क्योंकि हरियाणा के लोग दरअसल मैं जो जानता हूं बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है ना, 1 नवंबर को भी उन्होंने की हुई है। हरियाणा बनाने वाले चौधरी देवीलाल हैं, इसलिए हम उनका जन्मदिन, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बात बोलते थे, इसलिए हम जो है उनका जन्मदिन 1 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक, और 1 नवंबर को मनाया भी उन्होंने जी। और यही वो 25 सितंबर के लिए है, हालांकि वो डेट भारी बारिश की वजह से फिर एक्सटेंड करनी पड़ गई थी, जब ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने वोटिंग भी हुई इसी रैली में, गोहाना की रैली जिसका सबका पता है, ठीक है। अब भी ये रैली क्या थी कि पहली बार ये रैली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद हो रही है, तो इसलिए अपने आप में एक विशेष है, ठीक है। दूसरा, कुछ एक बयान इस तरह के हुए आपस में जिनकी वजह से ये ज्यादा हाईलाइट में आ गई। मेरा निजी अब है जी हुड्डा साहब पे हैवी रहे, मेरा निजी रूप से ये मानना है कि अभय सिंह चौटाला ने रैली जिस दिन रोहतक में रखी उस दिन तो ये हालात थे भाई, इतना हुजूम नहीं उमड़ेगा रैली में, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं बच रहा था इन लोगों का, ठीक है। लेकिन जो ही वो रोहतक में उन्होंने घूमना फिरना शुरू किया, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया कि भाई, एक एंगल से उनका बयान भी ठीक था दीपेंद्र हुड्डा जी, कि भाई एक तरफ अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को हमने हटाना है, और दूसरी तरफ ये रैली रोहतक में कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि रोहतक में तो बीजेपी का मनीष ग्रोवर एक एमएलए बना था, ठीक है, या उससे पहले डॉक्टर मंगल सेन कभी जीता करते, ठीक है, बीजेपी का तो कोई सिस्टम ही नहीं था वहां। तो आज भी जो 4 विधायक हैं, चारों कांग्रेस के हैं, उसके साथ लगते झज्जर जिले की बात करें तो 4 विधायकों में से 3 कांग्रेस के और 1 इंडिपेंडेंट है। बीजेपी को वहां कैसे नुकसान होगा, बात उनकी ठीक थी। अगर बीजेपी को नुकसान पहुंचाना तो या तो करनाल में रैली करें जहां 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, या अगर रैली करनी है तो जिस जिले से मुख्यमंत्री आता है उस कुरुक्षेत्र में करें, और वो कुरुक्षेत्र वो धरती है जहां अभय सिंह चौटाला 2 चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा के, जहां उनका बेटा अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ चुका है लोकसभा का, कसौती बात करते, ठीक है। लेकिन लोग उसको दूसरे एंगल से समझ गए, बात तो दीपेंद्र हुड्डा की सही थी, ठीक है। अगर बीजेपी को हराना है तो जहां बीजेपी पहले 0 है तो वहां आप कैसे रहोगे, ठीक है ना, बीजेपी को तो जहां बीजेपी मजबूत हो वहां जाके रहो, ठीक बात है, ठीक है। लेकिन लोगों ने उसका मायना क्या निकाला, लोगों ने भी लगा लो, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने भी इस ढंग से प्रचारित किया, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें हर आदमी जो है तोड़ फोड़ करके एक नैरेटिव सा सेट कर लेता है अपने हिसाब से, उसका मामला ये निकाल दिया भाई रोहतक में ये क्यों आ रहे हैं रैली करने, जबकि हर आदमी का अधिकार वो कहीं भी जाए, भारतीय संविधान में लिख रखे है कोई आदमी, हर आदमी स्वतंत्र है, अगर वो रोहतक में रैली करना चाहते हैं तो करें। मेरा ये मानना है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा उसके साथ एक बात और भी कह देते ना, भाई ठीक है अगर इनको बीजेपी हरानी है तो इनको रैली तो करनी चाहिए वहां, लेकिन फिर भी अगर ये रोहतक में कर रहे हैं तो हम तो इनका फिर भी स्वागत करते हैं, लेकिन ये बीजेपी को हराओ है तो कम से कम। असली निचोड़ की एक बात बता देता हूं आज, जिसपे किसी का ध्यान नहीं है। फरवरी में ये पता चल जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी के साथ ही है या इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी के खिलाफ। फरवरी में पता चलेगा, ऐसा केस सच पता है जो फरवरी में होगा, वो अभी बता दूंगा तो फिर फरवरी तक बात नहीं देखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आपका ये कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा जी का जो बयान था वो ये था कि वो कहना कुछ और चाह रहे थे, उसको घुमा दिया किसी दूसरे एंगल से, ओके, ठीक है ना, और उसी वजह से ये रैली एकदम से लाइमलाइट में आ गई। वरना तो आप एक चीज देखो जी, इससे पहले पिछली साल भी तो रैली थी, उससे पिछली साल भी थी, हर साल होती है, पहली बार ऐसा हो रहा है। और एक और भी कारण है जो बड़ी एक गंभीर मैं बात बताऊं, पिछले लगभग
1 महीने से चौधरी देवीलाल के परिवार के वो सदस्य जो इंडियन नेशनल लोकदल में, वो सारे तो रोहतक सोनीपत झज्जर में अपना डेरा डाले बैठे हैं। अभय सिंह चौटाला खुद लगाओ, सुनैना चौटाला लगाओ, आदित्य देवीलाल लगाओ, अर्जुन चौटाला, करण चौटाला, सभी वही, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज है कि अगर यहां हुड्डा को कमजोर करेंगे तो ही हरियाणा में एक मैसेज आएगा। एक बिल्कुल क्लियर कट मैं बात बता दूं, और इसमें कतई कोई दो राय भी नहीं है कि हरियाणा में जो राजनीति है वो जातीय समीकरणों पर ही चल रही है पिछले काफी समय से। ठीक है। अब ये चौटाला तभी मजबूत होगा, या इंडियन नेशनल लोकदल तभी मजबूत होगी जब हुड्डा कमजोर होगा। हाँ, वो जो वोटों का धड़ा है, मतलब जाट नेता कोई भी कमजोर होगा, सीधी बात ये है। आज कांग्रेस में सबसे बड़ा जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ठीक है जी। भले ही रणदीप सिंह सुरजेवाला कितने बड़े पद पर, लेकिन वो कैथल तक सीमित है। वीरेंद्र सिंह का परिवार उचाना तक सीमित है, ठीक है। तो अकेला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में वो नेता है जो 90 की 90 सीटों में जिसका अपना एक दबदबा है। भले उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, जो आदमी मुख्यमंत्री बनेगा उसका एक होल्ड होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं। इसके पीछे भी एक बड़ी तार्किक बात मैं बताऊं, 9.5 साल के आसपास मनोहर लाल खट्टर साहब भी मुख्यमंत्री रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब के कितने पर्सनल वोट हैं बताओ? नहीं है, ठीक है ना, केवल मोदी के नाम पे जीत रही बीजेपी। तो आज नायब सिंह सैनी लगभग 1.5 साल से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नायब सिंह सैनी का कितना वोट बैंक है, वो भी मोदी के नाम से जीत रहे हैं। केवल एक प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री है देश के, उसके नाम से बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीत रही है। आपने अभय सिंह जी का एक भाषण सुना होगा जी, जब मैंने कहा कि एक सर्वे हुआ, जिस सर्वे में ये निकल गया अगर कांग्रेस इन 30 विधानसभा में से 15 को नहीं टिकट दे देती, सिटिंग एमएलएज को हटा देती है, नहीं टिकट, तो वो जीत जाओगी बात। लेकिन हुड्डा साहब की कहीं प्रेशर आया, प्रेशर पॉलिटिक्स आई, जेल का डर दिखाया गया, तो हुड्डा साहब कहीं ना कहीं बीजेपी से जाके मिले, पूछा कि भाई क्या करूं, तो बीजेपी ने ये कहा कि उन 15 की टिकट नहीं काटनी। ये अभय सिंह का बयान था। देखो मैं अब इसमें क्लियर बात बताऊं आपको, और अब वो वहीं पे ही जाके, वहां पे कुछ लोगों का मन भी आहत हुआ, कुछ लोगों की ये भी सोच है कि आई हुई सरकार हुड्डा साहब ने खिंडा दी। अब भी जो लोग नाराज हो रहे हैं हुड्डा साहब से, वो चाहते हैं कि हमारा, अब हुड्डा साहब तो बीजेपी के हो गए, अब हमारा अगर कोई नेता हो तो अभय सिंह हो, और अब वो इस रैली के दौरान बहुत बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग भी करेंगे। इस बारे में आपका क्या? देखो मैं बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट बात बता देता हूं जी। कांग्रेस को मैं पिछले कई सालों से देखने लग रहा हूं, ठीक है। आज तो ठीक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पावर में है जी, लेकिन कांग्रेस में हमेशा से ये चीज बनती आ रही है, सिटिंग इज गेटिंग। केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कांग्रेस में तब नहीं है, उससे पहले चौधरी भजनलाल थे, उस समय भी यही मामला था, चौधरी बंसीलाल थे, उस समय भी यही मामला था। कांग्रेस अक्सर जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग सांसद हारे जीते हैं, उनमें से ज्यादातर को टिकटें देती है। मैं आपको एक बड़ा गंभीर उदाहरण बताता हूं। 2005 के चुनाव के बाद परिसीमन हो गया। परिसीमन होने के बाद चौधरी धर्मवीर सिंह, ठीक है, वो सिटिंग विधायक थे बारडा के जी, सिटिंग गेटिंग की बात बता रहा हूं आपको। उनको सिटिंग गेटिंग के चलते सोना से टिकट देनी पड़ी। वे सिटिंग विधायक है, इसको टिकट देनी पड़ेगी। जयप्रकाश जेपी को आदमपुर से देनी पड़ी, भले ही वो सिटिंग नहीं थे, लेकिन उसका भाई सिटिंग था, रणधीर सिंह धीरा, ठीक है। इक्का दुक्का बार ऐसा हो जाता है, कोई रेयर केस। अब जैसे 30 में से मान लो 2 को ना मिले, वो एक अपवाद हो जाता है। अच्छा, कांग्रेस की ये भी सच्चाई है कि इसी वजह से कांग्रेस फिसड्डी है। उसका भी कारण मैं बता दूं आपने। मान लो आज 37 विधायक हैं, और बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूं और आप नोट कर लेना इस चीज को। उन 37 के 37 विधायकों के हलकों में जितने कांग्रेसी पिछली बार टिकट मांग रहे थे, वो सारे गना बैठे हैं। उनके सबके दिमाग में ये आ रहा है टिकट तो ये किसको मिलेगी सेटिंग गेटिंग में। बताओ मैंने, आप कौन से भी हल्के में आप घूम लो जी, आपके जींद में जुलाना हल्के में आ जाओ, 80 आदमी टिकट मांगे थे, आज कौन आंडा है बताओ? कोई भी नहीं है। एक भी को दिखता होता? दिखता ही कौन दिखता ना। सिर्फ इसी वजह से, दूसरे एंगल से अबे चौटाला की ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कतई कोई दोहराई नहीं कि भाई 30 में से 15 हारने थे, और हारे भी हैं। और अब भी मैं बता देता हूं, ये जो 37 है ना, अगर इनमें 37 के 37 को दे दिया, आधे ये भी हारेंगे। क्योंकि सिटिंग एक बार तो विधायक आदमी जोश में बना देता है, दोबारा बड़ी मुश्किल है। आप ये देखो रिपीट कितने के लोग कर रहे हैं, 90 विधायक हरियाणा में, आज भी आप फ्रेश देखो कितने हैं, ठीक है। रिपीट कितने कर रहे हैं? बहुत कम। दूसरी तरफ बीजेपी क्यों कामयाब है? कांग्रेस में तो एक सिटिंग विधायक जिसका ये पता है कि ये बुरी तरह से हारेगा, और उसकी भी टिकट काटने की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी की, नहीं है ना। दूसरी तरफ बीजेपी ने, मैं 3 उदाहरण बताता हूं आपको।
हिंदुस्तान की सबसे अमीर जो महिलाओं में शामिल है, सावित्री जिंदल की टिकट काट दी जी। पंडित रामविलास शर्मा जिसने बीजेपी को हरियाणा में मतलब खड़ा करा, जीवित रखा, खड़ा भी कराया, जीवित भी कराया, पहला राज भी उसकी वजह से आ गई ना। ठीक है, क्योंकि उस समय तो मनोहर लाल खट्टर ये तो कोई था ही नहीं, 2014 में मुख्यमंत्री थे वो, बिल्कुल मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उसकी टिकट काट दी। और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, देवीलाल का छोरा, जिसको लोकसभा में टिकट दे दी धक्के दे, और उसको एमएलए की टिकट नहीं दी। और उदाहरण दे देता हूं मैं, डॉक्टर बनवारी लाल, संजय भाटिया का भी जिक्र कर लेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल लगातार 2 बार जीता, मंत्री होते हुए 2014 से 19 के कार्यकाल में जितने मंत्री थे ना, केवल 2 ही जीते थे, एक अनिल विज, एक डॉक्टर बनवारी लाल। ठीक है, और डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काट दी। ठीक है, संजय भाटिया जो पूरे देश में दूसरे नंबर पे टॉप की जो मतलब 2 जीते थी उनमें वो शामिल, और उसको एमपी की टिकट तो काट दी, चलो मान ली मनोहर लाल खट्टर साहब आगे, एमएलए की भी कौन दी, फिर वो राज्यसभा में नाम चला, राज्यसभा की भी नहीं दी जब रेखा शर्मा को बनाया। तो अब आप अंदाजा लगा लो। बीजेपी में तो देखो, एक उदाहरण और दे देता हूं मैं, बवानी खेड़ा में बहुत लोग टिकट मांग रहे थे जी, एक बहुत ही साधारण घर के विशंबर वाल्मीकि को खड़ा कर दिया बीजेपी, सबसे गरीब आदमी, सबसे गरीब आदमी जी, जी के क्वेश्चन में भी आता है ये, उस समय का, आज तो गरीब नहीं कह सकते, लेकिन उस समय का गरीब। ठीक हो स्थिति तो ठीक है। अच्छा, तो गाड़ी बड़ी अच्छी ले रहे हैं। हाँ, इनोवा गाड़ी है मेरे ख्याल में, बढ़िया, हाँ जी बढ़िया, पंचकुला कोठी है। मैं तो अभी जा भी रहा था। अच्छा, ठीक है, चले चमक भी आ रही है। हाँ, चमक आ रही है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी। ठीक है, मेरा अच्छा मित्र है वर्षों से जी। तो उस विशंबर वाल्मीकि को टिकट दे दी, देखो बीजेपी का, उसने उस रामकिशन फौजी को हरा दिया जो लगातार 3 बार जीत गया। 2000 के चुनाव में, बहुत कम दर्शकों को ये बातें याद रहती है, 2000 के चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी के केवल 2 ही विधायक बने थे, एक चौधरी बंसीलाल, उसको भी अपना हल्का छोड़ना पड़ा था, बंसीलाल वो तोशाम से विधायक था, तोशाम से चुनाव लड़ा करता, भिवानी शहर से लड़ना पड़ा, और उनका लड़का सुरेंद्र सिंह तोशाम से चुनाव हारा धर्मवीर के मुकाबले, लेकिन रामकिशन फौजी जीत गया, और 3 बार लगातार जीते रामकिशन फौजी। उस विशंबर ने उस रामकिशन फौजी को हरा दिया। 2019 में फिर विशंबर को दे दी टिकट, फिर विधायक बनया, नायब सैनी पार्ट 1 में मंत्री बनया। जो ही मंत्री बनया, उसकी एक ऐसे आदमी ने टिकट काट दी, मतलब जिसका बीजेपी से कोई संबंध ही नहीं, कपूर वाल्मीकि जेजेपी की टिकट मांग रहा था। ठीक बात है, बताओ आप। तो ये बीजेपी इसलिए कामयाब है कि यहां किसी को ये अंदाजा नहीं लग पाता कि टिकट कौन ले जाएगा। इसमें फिर क्या है, मैं बताऊं, इसमें फिर क्या है कि सारे इस ओड के समझ नाव है भाई, केवरा तेरी लाटरी लग जाओ, केवरा तेरी लग जाओ, सारे जुटे रहे हैं, ईमानदारी बने रहे हैं, बस सारे जुटे रहे हैं। अब राम कुमार गौतम की कोई यूं सोच सके सफेदों से चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना। इसी उम्मीद में बीजेपी लोगों में एक उम्मीद जगाए रखती है, जबकि कांग्रेस में ये निश्चित है 50-60 टिकट तो पक्की हैं भाई, ये कटेंगे को नहीं, तू नल क्या क्यों लोग काम करेंगे, ये असली कहानी। इसलिए कांग्रेस पिछड़ रही है और बीजेपी अप हो रही है। ये ना केवल बीजेपी, आपको एक और बताता हूं, तीसरी बार आने के बाद भी बीजेपी अप हो रही है। आपको एक और बड़ी गजब बात बताता हूं, ये बीजेपी नहीं, ये स्ट्रेटेजी कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी अपनाते थे। वो भी यूं लगता था ना भाई, यूं ज्यादा बड़ा चौधरी पाक रहा है, उसकी टिकट काट के कोई ऐसा दे देते जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता बेचारा उनका। कृष्ण लाल पंवार जो मंत्री है सरकार में जी, वो 5 बार का एमएलए था जी, उसकी टिकट काट दी। बताओ, कोई सोच सकता है कोई आदमी? ठीक है ना। तो बहुत जगह इस तरह का चौटाला साहब भी जो ये एक्सपेरिमेंट करते थे ना, इसलिए उसकी पार्टी खड़ी रही, कामयाब रही, वो खड़ी रही पार्टी। आज 20 साल हो गए उनको राज से गए हुए, उसके बावजूद आज भी लोकदल के नारे लगाने वाले मिल जाते हैं। ये तो इनका परिवार पार्टी आपस में, अगर ये इकट्ठा रहता तो एक बड़ी ताकत बन जाती। आखिर तक हो जाओगे इकट्ठे? देखो आज के दिन तो कोई संभावना लग नहीं रही आखिर तक। मेरा तो ये मानना है कि जब सब कुछ लूट पिट जाएगा तो लास्ट में जब सब ऑप्शन बंद हो जाएंगे और भाई बैठेंगे, हाँ भाई बताइए, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सब सौदा जब जीरो हो गया ना मामला, तो अब यूं चर्चाएं दोनों इकट्ठे होने लग नहीं, स्टेज पाऊंगे। ठीक है, चलो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। इस राजनीतिक सरगर्मियों में हमारे प्रद्युम्न जोशीला जी हर वो बात बताते हैं जो आपने सुनी भी नहीं होगी, और भाई सच में बात में मजा भी आवा है, और सारी बात तार्किक है और लॉजिक एक बात है, तो सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। और भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया के अच्छे शब्दों में कुछ ना कुछ कोई एक प्रश्न निकल सका, कोई एक मैसेज निकल सका, वो चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल ये वीडियो इतनी आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में नहीं राय दे, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।